आज के लेक्चर में हम स्प्रिंग फोर्स और स्प्रिंग कांस्टेंट डिस्कस करेंगे। तो हमने माना कि एक हमारे पास स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ L है। हमने वन एंड को फिक्स कर दिया और सेकेंड एंड जो है फ्री है। नेचुरल लेंथ कहने का मतलब ये कि वो लेंथ जब स्प्रिंग पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, जब स्प्रिंग पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, उस कंडीशन में स्प्रिंग की जो भी लेंथ होती है वो उसकी नेचुरल लेंथ होती है। तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब कि स्प्रिंग में कोई भी टेंशन नहीं है या स्प्रिंग अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में है। और इस समय स्प्रिंग का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यानी जहां पे ये रुका हुआ है, वो ये यहाँ पे ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब क्या है कि स्प्रिंग की लेंथ को हम दो तरह से चेंज कर सकते हैं, स्ट्रेच करके और कंप्रेस करके। यानी स्प्रिंग पे जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको स्ट्रेच करें या उसको कंप्रेस करें, दोनों ही कंडीशन में स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ चेंज हो जाती है। तो जब हम स्प्रिंग को किसी एक्सटर्नल फोर्स लगा करके अगर स्ट्रेच कर रहे हो, उस कंडीशन में क्या होगा, स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं होना चाहेगा, यानी स्प्रिंग श्रिंक होना चाहेगा। स्प्रिंग एक एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट एक फोर्स लगाएगा। सेम कंडीशन की अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा कि स्प्रिंग कंप्रेस नहीं होना चाहेगा, स्प्रिंग अपने ओरिजिनल स्टेट में ही रहना चाहेगा। तो स्प्रिंग भी एक एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट एक फोर्स लगाता है। वही जो स्प्रिंग फोर्स लगाता है एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट, वही फोर्स क्या होती है, स्प्रिंग फोर्स होती है। तो पहले कंडीशन हमने देखा कि क्या किया कि स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया, x डिस्टेंस तक हमने स्प्रिंग को क्या किया, स्ट्रेच किया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया और स्प्रिंग को हमने x डिस्टेंस तक स्ट्रेच किया। तो इस कंडीशन में एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो स्प्रिंग फोर्स स्ट्रेच नहीं होना चाहेगा, ऊपर की ओर स्प्रिंग भी फोर्स लगाएगा ताकि वो अपनी ओरिजिनल लेंथ को चेंज ना करे। स्प्रिंग फोर्स को हम डिनोट करते हैं Fs। अब क्या होगा कि स्प्रिंग एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक शिफ्ट होने के बाद क्या होगा कि वो फिर एक न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड कर लेगा। यानी अब इसका न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब अगर स्प्रिंग को फर्दर अगर हम स्ट्रेच करना चाहें तो उस कंडीशन में एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू में बढ़ानी होगी। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए अगर हम देखें तो एक्सटर्नल फोर्स जब स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो जाता है तो स्प्रिंग एक न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन सर्च कर लेती है और वहां पे आके रुक जाएगी। सेकेंड कंडीशन यह है कि अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी और स्प्रिंग क्या है कि कंप्रेस नहीं होना चाहेगा, वो एक्सपेंड होना चाहेगा। यानी स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा वो अपोजिट टू एक्सटर्नल फोर्स। तो दोनों ही कंडीशन में देख रहे हैं कि स्प्रिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट लग रहा है। अब हमने मान लिया कि जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो जब हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो स्प्रिंग x डिस्टेंस तक स्ट्रेच होने के बाद रुक गई, यानी एक न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आकर रुक गई। दूसरी कंडीशन में कि जब हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो एक न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आके रुक गई। ये जो हमने माना है दोनों ही डिस्टेंस, पहले जब स्ट्रेच किया तो x लेंथ इंक्रीमेंट हुआ, जब हमने कंप्रेस किया तो स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ था उसमें x लेंथ डिक्रीज हुआ। तो क्वेश्चन ये है कि क्या स्प्रिंग फोर्स x पे डिपेंड करेगी? तो हाँ, स्प्रिंग फोर्स Fx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर रिमूव करना चाहें तो हम लिखते हैं सम कांस्टेंट, हमने यहां पे कांस्टेंट k लिया और x। k क्या है आपका? एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। स्प्रिंग के केस में दिस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाती है, दिस इज कॉल्ड
स्प्रिंग कांस्टेंट। किसी किसी बुक में आपको इसका दूसरा नाम होता है फोर्स कांस्टेंट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। अब यहां से देखिए कि जब हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन नीचे की ओर शिफ्ट हुआ, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और स्प्रिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, यानी जो इंक्रीमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ और जो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, माइनस यहां लगा देंगे। माइनस लगाने का मतलब ये कि स्प्रिंग फोर्स इज अपोजिट टू चेंज इन लेंथ इन स्प्रिंग। सेम कंडीशन अगर यहां पे देखें तो जब हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया उस कंडीशन में स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां से अब यहां पे आ गई, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हुई अपवर्ड डायरेक्शन में और स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी यहां पे भी अपोजिट है। इसलिए जो एक्चुअल फार्मूला होता है स्प्रिंग फोर्स का वो होता है Fs इक्वल टू माइनस Kx, जहां पे Fx स्प्रिंग फोर्स है, K स्प्रिंग कांस्टेंट है और x चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अब यहां से आता है कि हम स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं K इक्वल टू Fx बाई x। स्प्रिंग फोर्स भी एक फोर्स ही है, इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन, और जो चेंज इन लेंथ है वो भी आपका लेंथ है, तो लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर। तो हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर, या थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर। ठीक, अब आता है कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द स्प्रिंग, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहां से देखिए, अगर मान लीजिए कि हमने माना कि ये जो चेंज इन लेंथ है x, उसकी वैल्यू हमने मान लिया कि 1 मीटर है। हमने माना कि जो चेंज है x की वैल्यू जो है वो 1 मीटर हमने मान लिया। अभी हमने लिखा F इक्वल टू Kx। हम यहां पे माइनस साइन को छोड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें यहां पे सिर्फ स्प्रिंग फोर्स की एक्चुअल मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। अब मैंने माना कि जो इंक्रीमेंट था जब हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया था वो x की वैल्यू कितनी थी, 1 मीटर, या हमने जब कंप्रेस किया तो 1 मीटर तक हमने कंप्रेस किया, x की वैल्यू 1 मीटर है। तो अब क्या होगा, Fx इक्वल टू K का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर, और जो डिस्टेंस है 1 मीटर है, तो हमने लिखा 1 मीटर। तो ये मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें जो मिलेगा वो मिलेगा K न्यूटन। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है कि किसी भी स्प्रिंग को अगर 1 मीटर तक स्ट्रेच करें या 1 मीटर तक कंप्रेस करें, जितना भी फोर्स स्प्रिंग अप्लाई करेगा, जितना भी फोर्स लगाएगा, जितना भी स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, वो होती है उस स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू। तो यहाँ पे K क्या है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 5 न्यूटन, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। अब होता है कि नेक्स्ट है कि डज स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मतलब ये कि क्या स्प्रिंग कांस्टेंट हर स्प्रिंग के लिए सेम होगी, या स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू स्प्रिंग के मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी। तो आंसर होगा यस, द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास अगर हम डायमेंशन सेम ले रहे हैं, लेंथ सेम ले रहे हैं, एक हमने कॉपर का स्प्रिंग लिया, एक हमने एल्युमिनियम का और एक हमने आयरन का, तीनों की थिकनेस और लेंथ सेम है, तो उस कंडीशन में एल्युमिनियम और कॉपर की स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी आयरन के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू से कम होगी।
तो जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि एल्युमिनियम और कॉपर क्या है, आयरन के कंपेयर में सॉफ्ट मटेरियल है, तो हमने लिखा कि अगर माना कि सॉफ्ट मटेरियल की स्प्रिंग कांस्टेंट, सॉफ्ट मटेरियल की स्प्रिंग कांस्टेंट को हमने K से डिनोट किया, और हार्ड मटेरियल जैसे आयरन लिया, हार्ड मटेरियल, और इसके स्प्रिंग कांस्टेंट को अगर हमने K डैश से डिनोट किया तो K डैश ग्रेटर देन K, यानी हार्ड मटेरियल की स्प्रिंग कांस्टेंट सॉफ्ट मटेरियल के स्प्रिंग कांस्टेंट से ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि क्या स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग के डायमेंशन पे डिपेंड करेगी? तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास सेम मटेरियल की दो स्प्रिंग हो, सेम मटेरियल की दो स्प्रिंग हो, सेम मटेरियल की दो स्प्रिंग हो, एक की लेंथ हमारी L1 है और दूसरी की लेंथ हमारी L2 है। तो अगर इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, तो हमने ये माना कि अगर मान लिया कि L1 इज ग्रेटर देन L2, L1 इज ग्रेटर देन L2, तो K1 इज लेस देन K2। यानी अगर मटेरियल सेम हो और स्प्रिंग की जो वायर है उसकी थिकनेस भी सेम हो, तो उस कंडीशन में जो स्प्रिंग छोटी होगी उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट बड़ी वाली स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट से कम होगी। अब नेक्स्ट है कि अगर हमने ये माना कि मटेरियल सेम हो और उसकी लेंथ भी सेम हो, तो उस कंडीशन में क्या स्प्रिंग कांस्टेंट थिकनेस पे डिपेंड करेगी? तो ऑब्वियस है कि स्प्रिंग कांस्टेंट अगर मटेरियल सेम हो और स्प्रिंग की लेंथ सेम हो, तो उस कंडीशन में स्प्रिंग कांस्टेंट थिकनेस पे डिपेंड करेगी कि जो स्प्रिंग थिक होगा उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगी और जो स्प्रिंग थिन होगा उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगी। तो मतलब ये कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट हमने एक थिन लिया और एक स्प्रिंग कांस्टेंट, एक स्प्रिंग जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट को हमने थिक से डिनोट किया, तो ये अगर मटेरियल और स्प्रिंग की लेंथ अगर सेम हो तो उस कंडीशन में जो थिक वायर की स्प्रिंग है उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगी थिन वाले स्प्रिंग कांस्टेंट से। अब नेक्स्ट है कि डज स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर? आंसर होगा यस, क्योंकि जब आप किसी मटेरियल को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, मटेरियल थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, यानी किसी मटेरियल जब हीट करते हैं तो मटेरियल क्या होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। और आपने देखा है कि जब मटेरियल सॉफ्ट मटेरियल की स्प्रिंग कांस्टेंट हार्ड मटेरियल की स्प्रिंग कांस्टेंट से क्या होती है, कम होती है। तो हम लिख सकते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी अगर किसी स्प्रिंग कि टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते जाएं तो उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, अब हम ये देखना है कि अगर एक हमारे पास स्प्रिंग है और अगर उस स्प्रिंग को हमने कट कर दिया, दो भागों में या तीन भागों में कट कर दिया, उस कंडीशन में उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे चेंज होगी? तो सबसे पहले हम एक स्प्रिंग बनाते हैं। मान लीजिए हमने एक स्प्रिंग बनाया, एक स्प्रिंग है और ये हमने इसको एक फिक्स सपोर्ट से वन एंड इसको फिक्स कर दिया और यहाँ पे हमने क्या लगाया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा करके हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया। तो स्ट्रेच करने के बाद जो मिला हमें वो ये मिला इस टाइप से। ये इसकी नेचुरल लेंथ है और ये इसमें इंक्रीमेंट है एक्स। माना कि इस स्प्रिंग
कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है। हमने माना कि जैसे इस स्प्रिंग की लेंथ, नेचुरल लेंथ एल है और इस स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब जब हमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो क्या होगा, ये x डिस्टेंस तक एक्सपेंड हो जाएगा। तो इस पे स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन ये है तो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, और उस स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, Fx इक्वल टू के एक्स, यानी जितना भी इसमें चेंज हुआ। अब देखिए कि जब हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं उस कंडीशन में स्प्रिंग जो फोर्स लग रही होती है स्प्रिंग पे वो हर पॉइंट पे सेम होगी। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अलग होगी और दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे अलग होगी। हर पॉइंट पे स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, यानी स्प्रिंग पे किसी भी पॉइंट पे जब आप लेंगे तो हर पॉइंट पे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू हमारी के एक्स ही होगी। हर पॉइंट पे के एक्स हर पॉइंट पे। दूसरा ये कि जो टर्न्स के बीच का डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, सेम होगा। अगर मान लें कि जब स्ट्रेच किया तो टर्न्स के बीच का डिस्टेंस एक्स डैश हो गया, पहले कुछ था अब क्या हुआ एक्स डैश हो गया, तो हर टर्न्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा आपका एक्स डैश ही होगा। तो अब यहां से देखें कि जब हमने एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुआ एक्स। तो फॉर्मूले से अगर हम लिखें तो स्प्रिंग फोर्स का जो फॉर्मूला होगा, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी जो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, Fx इक्वल टू के एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, चेंज इन लेंथ। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। जब इसकी नेचुरल लेंथ कितनी थी, एल थी। जब उसकी नेचुरल लेंथ कितनी थी, एल थी, उस कंडीशन में Fx इक्वल टू के एक्स। अब हमने क्या किया कि स्प्रिंग को कट कर दिया। स्प्रिंग को क्या किया हमने, कट करके हाफ कर दिया। तो मान लीजिए कि अगर हमने स्प्रिंग को कट किया, ये स्प्रिंग है और हमने इसको कट करके अब हाफ कर लिया। हमने स्प्रिंग को कट किया, मान लिया कि हमने जब इसको स्प्रिंग को कट किया तो अब ये और कट करके एक पोर्शन को हमने स्प्रिंग, जो हमारी स्प्रिंग थी एल लेंथ की, हमने उसको कट कर दिया बीच से, तो ये लेंथ हमारा L2 होगा और ये भी लेंथ हमारा L2 होगा। अब हमने एक पोर्शन को ले लिया यहाँ पे और इसका वन एंड हमने फिक्स कर दिया। अब हमने सेम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया इस पे, तो स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होगा। स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होगा। यहां तक स्ट्रेच हो। अब ये जो लेंथ होगा पहले वाले का हाफ होगा, क्योंकि यहां आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई 1 मीटर का एक स्प्रिंग है और हमने उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। 1 मीटर का स्प्रिंग है और हमने उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, माना है कि उस स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट 10 न्यूटन पर मीटर है, तो 10 न्यूटन का जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम उसको 1 मीटर तक स्ट्रेच कर सकते हैं। जब अब स्प्रिंग को अगर हम हाफ कट कर दें तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्प्रिंग की लेंथ हाफ हो गई, यानी हाफ मीटर हो गई। अब अगर उस पर हम 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्प्रिंग 1 मीटर तक स्ट्रेच नहीं होगा। स्प्रिंग कितना स्ट्रेच होगा, हाफ मीटर तक। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि अगर फोर्स सेम हो तो जो उसके टर्न के बीच का जो डिस्टेंस वो भी सेम होगा। तो अब आपने क्या किया कि हाफ पोर्शन कर दिया, तो जब स्प्रिंग पूरी थी तो हाफ पोर्शन उसका आधा मीटर स्ट्रेच हो रहा था और हाफ पोर्शन आधा मीटर, मिलाकर के 1 मीटर हो गया। लेकिन जब स्प्रिंग को आपने हाफ कर दिया तो वो हाफ मीटर ही है। तो जब फोर्स सेम होगा तो उस कंडीशन में हाफ पोर्शन हाफ डिस्टेंस स्ट्रेच करेगा। तो मतलब कि ये जो आपकी लेंथ होगी वो क्या होगी, x/2। अब इस कंडीशन में एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या है, सेम है, तो स्प्रिंग फोर्स भी हमारी सेम होगी Fx हर पॉइंट पे। तो अगर इस फॉर्मूले को हम देखें, इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो हमने माना कि पहले वाले कंडीशन में
जब लेंथ L था तो उस कंडीशन में स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, K इक्वल टू Fx बाई x। अब क्या किया कि अब हमने लेंथ को L/2 हाफ कर दिया, तो माना कि अब इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K डैश हो गई। हाफ करके हमने एक हाफ पोर्शन की स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, K डैश है। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू तो सेम होगी यानी Fx, लेकिन जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हुआ, x/2। हम लिखेंगे यहां पे x/2, तो ये ऐसे हो जाएगा 2 Fx/x। अब यहां से देखिए k की वैल्यू कितनी है आपकी, Fx/x। तो यहां पे हम k की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा k इक्वल टू k डैश इक्वल टू 2k। मतलब ये कि जब हम स्प्रिंग को हाफ कर दिए और इस हाफ पोर्शन का स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे तो पहले वाले के स्प्रिंग कांस्टेंट क्या डबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इन जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास L लेंथ की एक स्प्रिंग हो और उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K हो, हमारे पास एक L लेंथ की स्प्रिंग हो, L लेंथ की स्प्रिंग हो और उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K हो। अब हमने क्या किया कि इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, तो दो भागों में जब डिवाइड करेंगे तो एक स्प्रिंग की कितनी लेंथ होगी, L/2 आधी हो जाएगी, तो L/2। अब इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डबल हो जाएगी। अब हमने क्या कि इसी स्प्रिंग को अगर हमने तीन भागों में डिवाइड कर दिया तो उसके एक पार्ट की स्प्रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी, L/3। तो हमने माना कि अब L/3 लेंथ के स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी होगी, 3K। तो वैसे ही अगर हम स्प्रिंग को n भागों में डिवाइड कर दें, n भागों में डिवाइड कर दें L/n, तो स्प्रिंग की जो लेंथ हो जाएगी L, मान लेंगे पहले अगर मान लिए कि 1 मीटर थी, तो जब हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया तो अब उसकी हाफ मीटर हो गई। जब हमने तीन भागों में डिवाइड किया तो 1/3 मीटर हो गई एक पार्ट की। तो वैसे ही अगर जब हमने n भाग में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/n। n की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, 5, 6, 10, 12 जितना भी ले सकते हैं। तो जनरल फॉर्म हम लिख सकते हैं कि अगर हम स्प्रिंग को n पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो उसकी लेंथ कितनी होगी ये, और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू n टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर किसी स्प्रिंग को जितनी भागों में हम डिवाइड करते हैं उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू उतनी गुनी बढ़ जाएगी, उतनी टाइम्स बढ़ जाएगी। तो अब एक हम जनरल एक और फॉर्मूला हम फाइंड आउट करना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कि जब स्प्रिंग की लेंथ L है तो स्प्रिंग कांस्टेंट K है। माना कि जब स्प्रिंग की लेंथ L है तो स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अब हमने क्या किया, स्प्रिंग को दो भागों में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट की स्प्रिंग लेंथ कितनी होगी, L/2। इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ के हो गई आपकी 2K। अब हमने क्या किया, स्प्रिंग को तीन भागों में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट की लेंथ कितनी होगी, L/3, और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू उस पर्टिकुलर पार्ट की स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू 3K हो गई। अब आप देखिए किसी भी स्प्रिंग की स्प्रिंग लेंथ एक फिक्स क्वांटिटी होगी, यानी वो कांस्टेंट होगी, यानी L कांस्टेंट है, और उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। जब हम अपने कट करके उसके दो भागों में डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट की स्प्रिंग लेंथ कांस्टेंट हो गई, अब उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी कांस्टेंट हो गई। वैसे अगर जब हमने तीन भागों में उसे डिवाइड कर दिया तो उसकी लेंथ भी कांस्टेंट और उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट वैल्यू भी कांस्टेंट। तो अब
ये एक कांस्टेंट ये है और एक कांस्टेंट ये है। हमने क्या किया कि इनका मल्टीप्लिकेशन किया। तो अगर दो कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसका मल्टीप्लिकेशन करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी? कोई एक न्यू कांस्टेंट मिलेगी, कोई एक न्यू न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। हमने उसको सी मान लिया। अब हमने क्या किया कि इस लेंथ और इस स्प्रिंग कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया, L/2 इंटू 2 की, यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमें क्या मिल जाएगा? L इंटू K। फिर इसको हम C लिख सकते हैं। फिर वैसे ही अगर हमने L/3 और इसके स्प्रिंग कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया 3K, तो फिर ये 3 कैंसिल आउट होकर के हमें फिर मिला LK। फिर इसको हम लिख सकते हैं C। तो यहां से हम एक जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन एक फिक्स क्वांटिटी आ रहा हो, तो उस कंडीशन में हम लिखते हैं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से इस कंडीशन से हम कह सकते हैं कि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। मतलब ये कि अगर स्प्रिंग को हम कट करते जाएं तो उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर हमारा 1 मीटर का स्प्रिंग है, उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अगर हम स्प्रिंग को हाफ कर दें, हाफ मीटर का कर दें, तो अब उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 2K हो जाएगी। अगर स्प्रिंग को हम 3 भागों में डिवाइड कर दें तो स्प्रिंग की जो लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी? एक स्प्रिंग की 1/3। तो अब उस पर्टिकुलर स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी हो जाएगी? 3K। तो एक हमें ये जनरल फॉर्म मिल गया। तो ये लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में होगा इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, कि अगर हम बहुत सारे स्प्रिंग को एक साथ पैरेलल या सीरीज में जब ऐड करते हैं और उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, K1 K2 K3 है, तो जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी।